जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत आचार्य आप लोगों के बीच सीटेट एससेट की तैयारी को लेकर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। 10 के 4 ऑप्शंस, और चारों ऑप्शन पे मैं बात करूंगा कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर सही नहीं है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित किस संज्ञात्मक कार्य में दक्ष हुआ है। अगर कोई वस्तु छिपी हुई है और बच्चा उस वस्तु को ढूंढ रहा है और ढूंढ निकालता है, तो इसमें किस संज्ञात्मक विकास को आप समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रयोग करना। तो क्या आपका बच्चा जो किसी वस्तु को ढूंढ निकाला है, ये किसी प्रयोग को कर रहा है? नहीं, कोई नया रिसर्च तो ये कर नहीं रहा है, ये गलत ऑप्शन। नेक्स्ट, साभिप्राय व्यवहार करना। क्या वो बच्चा जो है वो साभिप्राय व्यवहार कर रहा है, किसी को कथन के अनुसार वो कार्य कर रहा है या देखा हुआ अनुकरण कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, वस्तु अस्थायित्व ज्ञात करना। ये सही आंसर है कि बच्चा जो है वो संज्ञात्मक विकास में वस्तु के अस्थायित्व को समझ चुका है कि कौन सा वस्तु कहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन डी, समस्या समाधान यहाँ पर वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बच्चा जो है उसी वस्तु अस्थायित्व को समझ गया है। तो बच्चे में यहाँ पर किस चीज का संज्ञात्मक विकास हुआ? वस्तु अस्थायित्व का विकास उस बच्चे में हुआ है। तो इसको हम लोग राइट आंसर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आज के इस कंसेप्ट का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो ये है, स्पीयरमैन की बुद्धि की कारक जी। यहां पर थोड़ा सा मैं इस पे समझ लूंगा, पूरा इसको समझाऊंगा, उसके बाद ऑप्शन पे आऊंगा। स्पीयरमैन के बुद्धि कारक सिद्धांत थे, जिसे जीएस सिद्धांत भी कहा जाता है। जीएस सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताता हूं। जी फॉर जनरल फैक्टर, एस फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ये किसका सिद्धांत था? स्पीयरमैन का। किसका सिद्धांत था? स्पीयरमैन का। कौन सा सिद्धांत? जीएस सिद्धांत भी आप कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने जी और एस के तहत बुद्धि के द्विकारक मतलब बुद्धि के सिद्धांत को इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का जो बुद्धि होता है वो दो प्रकार से कार्य करता है। पहला तो होता है जनरल फैक्टर, दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर। इन दोनों को मतलब समझिएगा। जनरल फैक्टर का मतलब वैसे कार्य जो व्यक्ति स्वभावतः बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग का, बिना किसी स्पेशल एजुकेशन का वो करता है। कुछ ज्यादा अच्छे से करते हैं, कुछ थोड़ा कम ढंग से करते हैं, लेकिन करते सब कोई है। तो वैसे सामान्य का जी जनरल फैक्टर में आते हैं। जनरल फैक्टर में जो कार्य होते हैं उसमें शिक्षण प्रशिक्षण की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक फैक्टर में विशिष्टता ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें कुछ बच्चों के व्यवहार में परिवर्तनशील होते हैं। और जैसे मान लिया जाए एक छोटी सी बात, जैसे मान लिया जाए हम लोग स्वभावतः बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसके लिए हमें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लिया जाए भोजन खाना, ठीक है, जैसे खाना खाने का, तो इसके लिए हमें कोई विशेष ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, बहुत सारे ऐसे इस तरह के कार्य हैं जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, ये जनरल वर्क्स हैं, ये जनरल फैक्टर में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य जैसे गायकी, अब गायकी के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लो ले लिए तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक चीज हो गया। जैसे मान लीजिए शिक्षण की ही बात करें तो कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो बकायदा कहीं ट्रेनिंग लेकर नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके वो पढ़ाने का जो तरीका है वो जनरल फैक्टर में आ जाएगा। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक मतलब अच्छे से ट्रेनिंग लेकर जब किसी को पढ़ाता है तो उसको हम लोग स्पेसिफिक वर्क कहेंगे। तो मतलब जिस कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो वो स्पेसिफिक, और जो सामान्य कार्य हो वो जनरल। और जिसकी जितनी बुद्धि क्षमता होती है वैसे वो जनरल काम को भी कर पाते हैं। स्पेसिफिक काम को भी विशेष रूप से सीखना पड़ता है। अगर कोई अच्छा से नहीं सीख पाया तो अच्छा से नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि बुद्धि की जी स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है। अब जी फॉर अभी मैंने बताया, जी फॉर जनरल फैक्टर।
तो जनरल फैक्टर यहाँ पर जी का मतलब जनरल फैक्टर है, तो वैश्विक बुद्धि नहीं होगा, अनुवांशिक बुद्धि नहीं होगा, उत्पादक बुद्धि नहीं होगा। द राइट आंसर इज सामान्य बुद्धि, जनरल फैक्टर, सामान्य बुद्धि। ये आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। अगला, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये किस व्यक्ति से संबंधित है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही सब क्वेश्चन हम लोगों को नेट और सीटेट में आते हैं। सवाल को फिर से बोलता हूं, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, इसमें किस चीज का डेवलपमेंट की बात की गई है? संस्कृति की, संस्कृति की। अब ये संस्कृति के सपोर्टर कौन थे, संस्कृति के अनुयायी कौन थे? तो हम बात करते हैं, पहला है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो थे, यही राइट आंसर है। ये जो है, ये संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति पर ज्यादा जोर देते थे। मतलब यहां पर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो जेन पियाजे भी थे और लेव वाइगोत्स्की भी थे, लेकिन जेन पियाजे जो हैं वो वर्तमान जो भौतिक और जो आपका सामाजिक जीवन है उसके बीच में संतुलन बना के वो सिद्धांत पर कार्य किए थे। उनका संस्कृति से ज्यादा कोई संबंध नहीं था, वो वास्तविक जिंदगी से जो मतलब समन्वय था उस पर वो विशेष जोर देते थे। लेकिन वाइगोत्स्की जो थे वो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान को ज्यादा दियाते थे। तो यहाँ लेव वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये बच्चों के विकास में सांस्कृतिक विकास पर ज्यादा बल देते थे। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं तो वो 3 ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन। आपको पता है चार्ल्स डार्विन जो है जीवों में विविधता के बारे में अध्ययन किए थे कि जो जीव होते हैं उनमें जो विकास होता है वो किस प्रकार से विकास होता है। जो वो जैसे जैसे वो किसी भाग, किसी अंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उसमें वो ज्यादा विकास होता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पक्षियों पर प्रयोग किया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चार्ल्स डार्विन की, तो वहाँ बहुत सारे पक्षियों पर बात किया था। तो जो पक्षी जिस प्रकार के आहार लेते थे उनका चोंच उस प्रकार का हुआ करता था। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जो पक्षी मान लीजिए लकड़ी को तोड़कर कोड़ के वो खाना खाते हैं या अपने घर बनाते हैं, उनकी चोंच बहुत हार्ड हुआ करती थी। जो मुलायम चीज खाते हैं मतलब जिस प्रकार का वो मान लिया जाए वो भोजन लेते हैं उनकी चोंच उस प्रकार की हुआ करती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बताते जा रहे हैं चार्ल्स डार्विन कि जीवों का जिस प्रकार से उनका विकास होता है, जो इसका वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सारे जीव मतलब शुरू से ही आए हैं, लेकिन समय के अनुसार सब में परिवर्तन होते आया है। आगे आते हैं बी एफ स्किनर ये जो है मतलब ये बात करते थे कि बिहेवियर ऑफ लर्निंग, मतलब ये लोगों में जो बिहेवियर में परिवर्तन होता है उसका ये अध्ययन किए थे। तो इनका संस्कृति से ज़्यादा संबंध नहीं था। उसके बाद यूरी ब्रॉन बेनर ने ये 5 सिस्टम लगाए थे, व्यक्ति और समाज के बीच में जो संबंध होता है उस पर ये अलग अलग सिद्धांत लेकर आए थे, लेकिन इनका संस्कृति से कोई संबंध वैसा नहीं था। आगे आते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है? अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 संशोधन, पोषण, अनुकूलन और प्रकृति। तो चूंकि सामाजिक अधिगम है मतलब समाज से सीखना है, समाज से हमको लर्न करना है, तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वो आपकी प्रकृति होगी। उसकी जो समाज के अंदर जो उसका सामंजस्य स्थापित होगा वो होगा। आगे आते हैं, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयर फोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अब यहाँ पर देखिए, किसी भी बच्चे में एयरफोर्स पायलट बनना है तो उसमें कैसी बुद्धि की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए अंतरावैयक्तिक, दूसरा अंतःवैयक्तिक, तीसरा भाषिक और लास्ट गतिक। तो बच्चे में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी ज्यादा डेवलपमेंट उसकी करेगी? तो गतिक। उसमें क्या होना चाहिए? गति के प्रति उनमें कुछ मतलब ज्यादा मतलब
बच्चे में गति के प्रति ज्यादा लगाव होना चाहिए, ना कि वो अंतः व्यक्ति या अंतः व्यक्ति इनके बीच में रहे, या उनमें भाषिकता का मतलब एक भाषिक गुण हो, स्पिरिचुअल मेथड उनके अंदर हो, ऐसा कोई बात नहीं है। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए जो ज्यादा उनमें विशेष गुण होना चाहिए वो होना चाहिए गति का। क्वेश्चन नंबर 6, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो 4 ऑप्शन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगी या प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। याद कीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? स्किनर की। स्किनर के जो सिद्धांत थे उसमें उन्होंने बताया था कि मनोसामाजिक जो सिद्धांत होते हैं तो वो किस पर आधारित होते हैं? वो आधारित होते हैं उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा था, स्किनर के सिद्धांत में हम लोग पढ़े हैं कि उन्होंने बात की थी कि जो समाज है हमारा, वो हमारे उद्यम और हीनता के बीच का जो मतलब एक संघर्ष है उससे वो उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक विकास नहीं करता है जब तक कि उसके उद्यम और हीनता में आमने सामने का टक्कर ना हो जाए। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, कार्य कर रहा है, और उससे कहीं ना कहीं हीनता का अनुभव हो रहा है, या वो फेल कर रहा है या सफल नहीं हो रहा है, तो अगर उसको पॉजिटिवली लेता है तो बहुत डेवलप कर जाता है। तो यही है इसका राइट आंसर, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या था? मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो द राइट आंसर इज उद्यम के मुकाबले हीनता पर। उद्यम के मुकाबले हीनता पर, ये राइट आंसर है, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान, अनुमान और नियंत्रण प्रकल्पना किसके लक्ष्य हैं? अब देखिए किस में पाया जाएगा, क्या क्या ऑप्शन है सुनिएगा। व्याख्यान, अनुमान और नियंत्रण, ये तीनों चीज किस में होने चाहिए? ऑप्शन ए वैज्ञानिक पद्धति, ऑप्शन बी पारंपरिक तर्कना, ऑप्शन सी आगमनात्मक तर्कना, ऑप्शन डी निगमनात्मक तर्कना। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये तीनों व्याख्यान, अनुमान और नियंत्रण किस में पाए जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपल आंसर है जिसमें ये तीनों चीज हो, व्याख्यान भी हो, अनुमान भी हो, नियंत्रण भी हो, तो ये सारे किसके लक्षण हैं? तो वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण हैं। तो द राइट आंसर इज वैज्ञानिक पद्धति। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, पारंपरिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना और निगमनात्मक तर्कना। ये है क्या? अगर आप निगमनात्मक तर्कना की बात करें तो वो पूर्व अनुभव पे आधारित है। पूर्व अनुभव का मतलब ये होता है कि यदि कोई बच्चा पहले के अनुभवों के आधार पर कोई चीज सीखता है तो उसे हम लोग कहते हैं निगमनात्मक तर्कना। और आगमनात्मक तर्कना हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान अनुभव के आधार पर अगर कोई सीख रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं आगमनात्मक तर्कना। इसको हम लोग समझा सकते हैं, जैसे हम किसी बच्चे को मैथ में त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 डिग्री हमको समझाना है, तो इसको हम 2 तरीके से समझा सकते हैं, आगमनात्मक तर्कना और निगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना में हम क्या करेंगे, उसे हम बताएंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और इसको हम त्रिभुज बना के सबका बोलेंगे नापने के लिए। जब वो तीनों का कोण नापेगा तो नापने के बाद वो अनुभव करेगा कि हाँ, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। लेकिन अगर निगमनात्मक तर्कना को हम समझें तो उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को ये नहीं बताते हैं, ये मतलब बच्चे को ये बता देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि 2 कोण दे देते हैं, तीसरा कोण बोलते हैं निकालने के लिए, या बच्चों को बोलते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है ये बताओ। तो इस प्रकार का जब हम उनसे मतलब रिटर्न क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि वो पूर्व अनुभव के आधार पर जवाब देता है तो उसे हम लोग कहते हैं निगमनात्मक तर्कना। जिसमें पहले से ही बता दिया जाए, वर्तमान अनुभव के आधार पर बता दिया जाए तो आगमनात्मक तर्कना, और जो पुराने अनुभव के आधार पर जब वो सीखता है तो उसे कहते हैं निगमनात्मक तर्कना। आगे, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर कम ध्यान दिया गया? अब संवेग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर किस पर कम बल दिया गया है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कम बल दिया गया है। तो ऑप्शन ए, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी शामिल है। तो ये तो शामिल है ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि संवेदनात्मक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक भी शामिल होती है और शारीरिक भी शामिल होती है। संवेग विषयनिष्ठ भावना है, वह अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग होती है। यह भी सही जवाब है, क्योंकि क्या होती है ना, संवेग सब पर समान नहीं होती है। कोई ज्यादा संवेगात्मक होते हैं, कोई कम संवेगात्मक होते हैं, तो ये अलग अलग होती है। ऑप्शन डी, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो शायद मिसिंग है। सी में है, संवेग ना केवल व्यक्ति की शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ये इस पर ध्यान उतना नहीं दिया गया है, तो ये दो राइट आंसर होगा। कि किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो यही ऑप्शन सी पर ध्यान नहीं दिया गया है कि जो संवेगात्मक विकास है वो बच्चे के साथ साथ पूरे कक्षा में होता है, इस पर बल नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए देखकर ले रहा है कि जो विकास है और आयु है, तो विकास और आयु जो है वो एक अवस्था से जाके आगे जाके ढलने लगता है, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी में जो है विकास और आयु दोनों एक समान गति अवस्था में जा रही है और वो बढ़ते जा रही है, तो ये भी नहीं है, एक समान गति अवस्था में नहीं ये बढ़ती है। ऑप्शन सी जो है ये बोलता है कि भाई आयु जो है, आयु के साथ साथ विकास जो है वो घटते जाता है, ये भी गलत है। द राइट आंसर इज, देखिएगा, ऑप्शन डी, जहां पर कि आयु और विकास जो है वो सतत प्रक्रिया के अनुसार चलते रहती है। कभी ये ज्यादा तीव्र गति से होती है, कभी कम गति से हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पियाजे की विकासात्मक सिद्धांत को हम लोग पढ़े हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि किसी भी बालक का जो विकास है वो समय के साथ धीरे धीरे, कभी वो अधिक गति से होता है, कभी वो धीमी गति से होता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया हमेशा जारी होती है। बाल्यकाल में ज्यादा गति से होता है, उसी के बाद प्रौढ़ावस्था में वो धीमा हो जाता है, लेकिन विकास की गति होती ही रहती है, विकास की प्रक्रिया रुकती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। अब कौन सा कौशल जो है जिसमें भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। अब भावनाओं का प्रबंधन, इसमें तो है ही, भावनात्मक बुद्धि भरा हुआ है। ऑप्शन सी, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, इसमें भी भावना भरा हुआ है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, इसमें भी भावना भरा हुआ है। ऑप्शन बी, भावनाओं की आलोचना, यहाँ पर क्या है, भावनाओं की आलोचना किसी भी व्यक्ति की, यदि आप भावनाओं का आप आलोचना कर रहे हैं तो समझ जाइए कि उसमें भावनात्मक बुद्धि या भावनात्मक कौशल का अभाव है, उसमें भावनात्मक कौशल का विकास नहीं हुआ है। तो ये रहा मेरा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस पूरे 10 क्वेश्चन में हमने बहुत सारे विषयों पर बात किया। हमने स्पीयरमैन की परिभाषा को समझा, जिसमें जीएस का सिद्धांत को पढ़ा, लेव वायस्की को पढ़ा, चार्ल्स डार्विन को पढ़ा, वीप स्किनर और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। इस प्रकार से हम लोग इन 10 क्वेश्चन में अपने जो करीबन जो सीटेट के जो सिलेबस पोर्शन होते हैं उसको हमने टच करने का प्रयास किया, खासकर पेडागोजी में। तो आप लोग इसको ध्यान से इन 10 क्वेश्चन को देखिए और इसको प्रयास कीजिए कि हर एक क्वेश्चन को इतना अच्छा से समझ जाए कि इस टाइप का अगर और भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो उसको आप खुद से समझकर आप उसको हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पर कुछ और मैं कुछ कर सकूं, इसमें कुछ और बेहतर कर सकने के लिए अगर कुछ आपके पास सुझाव है तो मुझे जरूर कमेंट के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।